हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नई ड्रामा एक्सप्लेनेशन लेकर। अक्सर कहा जाता है कि मौत और मोहब्बत कभी दस्तक देकर नहीं आती, लेकिन क्या हो जब एक ही पल में ये दोनों आपकी जिंदगी के दरवाजे पर आके खड़ी हो जाए। आज की कहानी है एक ऐसे माफिया की जिसकी नजरों से मौत भी खौफ खाती है, और एक ऐसी लड़की की जिसकी मासूमियत ने उस हैवान के दिल की धड़कन रोक दी। तो चलिए थाम लीजिए अपने दिल, क्योंकि ये सफर बहुत ही डेंजरस होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है समंदर की लहरों के बीच एक सुनसान शिप से। यहाँ चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन ये वो खामोशी है जो किसी बड़े तूफान के आने का इशारा कर रही थी। यहाँ है हमारा हीरो वांग, शहर का सबसे बड़ा माफिया। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम का जुनून सवार है, चामा। वही आदमी जो उसके नाक के नीचे उसी के शहर में नशीली दवाओं का काला धंधा चला रहा था। वहां के आदमी एक शख्स को घसीटते हुए उसके सामने लाते हैं। उसका चेहरा ढका हुआ है। वांग ये देखने के लिए बेताब था कि आखिर इस गंदे खेल का मास्टरमाइंड कौन है, पर वो इस बात से अनजान था कि दूर छुपकर कुछ लोग उसी का काम तमाम करने की फिराक में थे। जैसे ही वांग आगे बढ़ता है, घुटनों पर बैठा वो ड्रग डीलर चामा अचानक एक जहरीले सांप की तरह हमला कर देता है। उसके हाथ में चाकू था, लेकिन तभी एक गोली फिजाओं को चीरते हुए आती है। निशाना चामा था ताकि वो अपना मुंह न खोल सके, लेकिन वो गोली सीधे वांग के कंधे में जा घसती है। चामा वहां से धुएं की तरह फरार हो जाता है, पर इसी बीच एक गोली उसे भी लग चुकी थी। साथ ही में पीछे रह जाता है लहूलुहान वांग। वही दूसरी तरफ फांसी की एक आलिशान क्रूज पर खुशियों का माहौल था। मिलिए हमारी फीमेल लीड सूमी से। वहाँ शादी का जश्न चल रहा था। सूमी अपनी बड़ी बहन लीना के पास आकर चहकते हुए कहती है, अरे दीदी, आप तो आज परियों जैसी लग रही हैं, पर हमारे होने वाले जीजू कहाँ हैं? दीदी मुस्कुराकर कहती है, शायद बाहर ताजी हवा लेने गए होंगे, जरा उन्हें बुला तो लाना। बेचारी सुमी, उसे क्या पता था कि जिस जीजू को वो ढूंढने जा रही है, उसकी जगह उसे साक्षात यमराज के दर्शन होने वाले हैं। पलक झपकते ही वहाँ वांग और उसके आदमी बंदूकों के साथ दाखिल हो जाते हैं। जो जश्न था वो चीखों में बदल गया। यही होता है आमना सामना हमारे हीरो और हीरोइन का। एक की आंखों में मौत का डर और खौफ है, और दूसरे की आंखों में अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारने का पागलपन। वांग के आदमी पूरे क्रूज को अपने कब्जे में ले लेते हैं। हर तरफ भगदड़ मच जाती है। सूमी की दीदी उसे लेकर टेबल के पीछे छुप गई थी। सूमी कांपती आवाज में पूछती है, दीदी दीदी, ये लोग कौन है? मुझे बहुत डर लग रहा है। लीना कहती है, डरो मत सूमी, मैं हूँ ना। तभी सन्नाटे को चीरते हुए वांग के आदमी की आवाज आई, यहाँ कोई डॉक्टर है क्या? हमारे पास हमारे बॉस को गोली लगी है। लीना और एक मेल डॉक्टर हिम्मत करके सामने आते हैं। आखिर डॉक्टर का फर्ज सबसे आगे है, भले ही सामने कोई हैवान ही क्यों ना खड़ा हो। मेल डॉक्टर वांग के जख्म को देखकर कहता है, चोट बहुत गहरी है, सर्जरी से पहले आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लेना होगा। वांग के हाथ पैर उस नन्ही सी सुई को देखकर जम जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मौत से ना डरने वाला वांग नुकीली चीजों और इंजेक्शन से खौफ खाता था। वांग का आदमी डॉक्टर को वार्न करता है, ये डॉक्टर, जो भी करना है बिना इंजेक्शन के कर, वरना तेरी खैर नहीं। डॉक्टर जिद्दी था, बोला, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बात माननी पड़ेगी। बस फिर क्या था, वांग के आदमी उसे घसीटते हुए बाहर ले गए, ये समझाने के लिए कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ वांग का हुक्म चलता है। अब सबकी नजरें लीना पर थी। वांग का आदमी उसकी तरफ इशारा करता है, ए लड़की, तू भी डॉक्टर है ना, चल शुरू हो जा। लीना के हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने सर्जरी के औजार उठाए, वांग ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। उसका डर उस पर हावी हो रहा था। कोने में छुपी सूमी ये सब देख रही थी। वो भाप गई कि ये पत्थर दिल इंसान असल में इंजेक्शन और औजारों से डर रहा है। वो फौरन बाहर आती है और अपने बालों से एक रेशमी रिबन निकालती है। बिना डरे वो वांग के करीब गई और उसकी आंखों पर वो रिबन बांध देती है ताकि वो कुछ देख ना सके और उसकी बहन अपना काम कर सके। वांग एक सिगरेट जलाता है और ठंडी डरावनी आवाज में कहता है, तुम्हारे पास इस सिगरेट के खत्म होने तक का वक्त है। अगर 1 सेकंड की भी देरी हुई तो तुम्हारी जान बेरी होगी। सांसें रुकी हुई थी, वक्त रेत की तरह फिसल रहा था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि सिगरेट की आखिरी राख गिरने से पहले लीना गोली निकालने में कामयाब हो गई। पर राहत की सांस लेने से पहले ही वांग के आदमी लीना को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। सूमी अपनी दीदी के पीछे जाने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक फौलादी हाथ उसे जकड़ लेता है। वहाँ की ठंडी आवाज सूमी के कानों में जहर की तरह घुलती है। तुम्हें जाने की परमिशन किसने दी? सूमी घबराकर धीरे से उसकी आंखों की पट्टी खोलती है। वहाँ की आंखों में शक की आग थी।
सच सच बताओ, तुम हो कौन और तुम्हें मेरी इस कमजोरी का पता कैसे चला? सुमी कांपते हुए कहती है, कैसा सच? मैं कुछ समझी नहीं। वांग दहाड़ता है, यही कि मुझे नकीली चीजों से फोबिया है। तुम किसके साथ मिली हुई हो? किसने भेजा है तुम्हें? सुमी डर के मारे अपने घुटनों पर बैठ जाती है। आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो बस अंदाजा लगाया था। जिस तरह आप सुई और औजारों को देखकर कांप रहे थे, मुझे लगा शायद। तभी वांग की बंदूक की ठंडी नोक सुमी के चेहरे को छूती है। सुमी की बोलती बंद हो चुकी थी। वांग कहता है, अच्छा तो तुम इतनी स्मार्ट हो? तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ और फिर भी 2 सेकंड की परख में तुम्हें मेरा फोबिया समझ आ गया। अफसोस, मुझे इतने स्मार्ट लोग पसंद नहीं हैं। तो बताओ तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए या? सुमी फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों से गिरा आंसू का एक कतरा वांग की बंदूक की नोक पर गिरता है। उस एक आंसू ने उस वक्त वो काम कर दिया जो बड़े बड़े दुश्मन नहीं कर पाए। वांग का ध्यान एक पल के लिए भटक गया और इसी मौके का फायदा उठाकर सुमी ने वही इंजेक्शन उठाया और वांग को सुई दिखाकर वहां से भागने लगी। पर अफसोस, वांग के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वांग उसे शूट करने के लिए अपनी बंदूक उठाता है। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन ना जाने क्यों उसका पत्थर दिल गोली चलाने की इजाजत नहीं दे रहा था। वो अपना गुस्सा दबाते हुए कहता है, इसे बाकी लोगों के साथ बंद कर दो। सोमी को क्रूज के एक अंधेरे और बदबूदार कमरे में धकेल दिया जाता है, जहां उसकी दीदी लीना और बाकी लोग भी कैद थे। सोमी दौड़कर लीना के पास जाती है। दीदी, आप ठीक तो है? लेकिन लीना की हालत खराब थी। उसका शरीर तप रहा था। लीना लड़खड़ाते हुए कहती है, सोमी, लगता है हमारे खाने में किसी ने नशे की दवा मिलाई थी, इसलिए सबका इतना बुरा हाल हो गया है। सुमी ने देखा वहां मौजूद हर शख्स की हालत दीदी जैसी बिगड़ती जा रही थी। दूसरी तरफ वांग का आदमी आकर उसे बुरी खबर देता है, बॉस, चामा कहीं नहीं मिला। वांग पागल हो जाता है। एक जख्मी आदमी को नहीं ढूंढ पा रहे हो तुम लोग? अगली बार अपनी मनहूस शक्ल तभी दिखाना जब कोई अच्छी खबर हो। अकेले में वांग उसी रेशमी रिबन को हाथ में लिए गहरी सोच में डूबा था और फिर वो जो करता है उसे देखकर उसके आदमी भी हैरान रह जाते हैं। वांग उस रिबन को अपनी उसी बंदूक पर कसकर बांध देता है जिसे वो अपनी जान से ज्यादा कीमती समझता था और जिसे कोई छू तक नहीं सकता था। पीछे खड़ा उसका असिस्टेंट सोच रहा था, जो बंदूक बॉस किसी को छूने नहीं देते, उस पर एक अनजान लड़की का रिबन बांध रहे हैं। आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है? तभी वांग अचानक पूछता है, वो लड़की कहाँ है? मुझे वहाँ ले चलो। वांग उसी बंद कमरे में आता है। दरवाजा खुलते ही सुमी और लीना बेबसी में उसके कदमों में गिर जाती हैं। सुमी गिड़गिड़ाती है, प्लीज हमारी मदद करो, सबकी जान खतरे में है, हमें नशीली दवा दी गई है। वांग हंसता है, कल रात तुम मुझ पर अटैक कर रही थी और आज मुझसे मदद की उम्मीद कर रही हो? लीना हिम्मत जुटाकर कहती है, प्लीज तुम जो भी हो, मेरी बहन ने तुम्हारी जान बचाई। क्या तुम अपने सेवियर के साथ ऐसा सलूक करते हो? सुमी फौरन अपनी बहन को आगे कुछ भी कहने से रोकती है। दीदी, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उन्हें धमकी दे, आप शांत रहिए। वांग ये सुनकर चौंक जाता है। वो सुमी का चेहरा पकड़कर कहता है, तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से कैसे जानती हो? मुझे क्या पसंद है क्या नहीं? सुमी नजरें झुकाकर कहती है, मैंने बताया तो था, मैं लोगों को ऑब्जर्व करके समझ जाती हूँ। वांग उसके चेहरे के और भी करीब आता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इंटरेस्टिंग, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। वो रुकता है और फिर कहता है, ठीक है, तुम्हारी दीदी चाहती है ना कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो लो, कर देते हैं मदद। और इससे पहले कि सुमी कुछ समझ पाती, वांग ने उसे झटके से अपने कंधों पर उठाया। वांग सुमी को सीधा अपने आलिशान कमरे में लाता है और झटके से बेड पर पटक देता है। सुमी की सांसें अटक जाती हैं। वो घबरा कर पूछती है, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? वांग एक शिकारी की तरह उस पर झुकता है और कहता है, तुम्हारी मदद करने के लिए ऑफ कोर्स। सुमी पीछे हटने की कोशिश करती है, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे जाने दीजिए। पर वांग भला उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देता? वो उसके चेहरे के पास आकर कहता है, बेबी गर्ल, तुमने और तुम्हारी दीदी ने मिलकर मेरी जान बचाई है ना, तो इस एहसान का कर्ज तो मुझे चुकाना ही होगा, तुम्हारी जान बचाकर। लेकिन ये कर्ज कैसे चुकेगा, ये सब तुम्हारे सच पर डिपेंड करता है। वांग की बंदूक की ठंडी नोक सुमी की गर्दन से होते हुए उसकी धड़कनों के पास पहुंचती है। वो पूछता है, बताओ, चामा को तुम लोगों ने कहाँ छुपाया है? सुमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन चामा? मैं किसी चामा को नहीं जानती। वांग उसके और भी करीब आता है, इतना करीब कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। गलत जवाब। सुमी, मुझसे झूठ बोलने वालों का अंजाम क्या होता है जानती हो?
सुमी रोते हुए कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे बस दीदी के पास जाना है। जैसे ही सुमी जाने के लिए उठती है, वांग उसे अपनी बाहों में कैद कर लेता है। सुमी की तबीयत अब बिगड़ने लगी थी। उसे नशे वाली दवा का असर अब इसके जिस्म पर हावी हो रहा था। उसकी सांसें तेज थी और चेहरा पसीने से भीग चुका था। वांग की पार की नजरों से ये बेचैनी छुपती नहीं है। यहाँ वांग एक बहुत ही खतरनाक खेल शुरू करता है। अपनी बंदूक की ठंडी नली से सुमी के पैरों को सहलाने लगता है। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो? चाहो तो मैं चुटकी में तुम्हें इस तड़प से राहत दे सकता हूँ। सुमी कांपते हुए झूठ बोलती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग उससे फिर वही सवाल करता है, तो बताओ, तुम्हें मेरी कमजोरी के बारे में कैसे पता चला? सुमी बेबसी में वही कहानी दोहराती है कि उसकी दादी को भी नुकीली चीजों से डर लगता था। वांग अपनी बंदूक से उसे रिबन को खोलता है और पूछता है, झूठ तो नहीं बोल रही? अभी भी वक्त है। सुमी के इनकार करने पर वांग अचानक वही रिबन सुमी की आंखों पर बांध देता है। सुमी चिल्लाती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वांग उसके पास घुटनों पर बैठ जाता है और अपनी बंदूक को उसकी स्कर्ट के ऊपर सहलाने लगता है। तुमने सच बोला है तो तुम्हें इनाम भी तो मिलना चाहिए ना। रात के अंधेरे में सुमी बेड पर बेसुध पड़ी थी, इस बात से बेखबर कि शिकारी की नजरें अब भी उसी पर टिकी हैं। फर्श पर सुमी की वो निशानी पड़ी थी जिसे वांग ने बड़ी चालाकी से उससे अलग कर दिया था। वांग झुकता है, लेकिन वो उसे अपने हाथों से नहीं बल्कि अपनी उसी बंदूक की नोक से उठाता है जिससे उसने न जाने कितने लोगों की जान ली थी। वो उस छोटी सी चीज को गौर से देखता है और मन ही मन सोचता है, इतनी छोटी सी चीज, ये उसमें फिट कैसे आई होगी। वो उसे किसी कीमती तोहफे की तरह मोड़कर अपनी जेब में रख लेता है ताकि वो उसे हमेशा याद दिला सके कि अब सुमी उसकी कैद में है। अगली सुबह जब सुमी की आंख खुलती है तो सूरज की पहली किरण के साथ उसे हकीकत का एक जोरदार थप्पड़ लगता है। जैसे ही वो बेड से नीचे उतरने की कोशिश करती है, उसे कुछ अधूरा सा महसूस हुआ। सुमी का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसकी आंखों में डर और शर्मिंदगी के आंसू तैरने लगे। वो कल रात की धुंधली यादों को समेटने की कोशिश करती है। वो अंधेरा, वो वहाँ की ठंडी बंदूक, क्या उसने सच में? बेचारी सोमी वो पागलों की तरह पूरे कमरे में अपनी वो चीज ढूंढने लगती है, यहाँ तक कि डस्टबिन को भी उलट पुलट कर देती है, लेकिन उसे अपनी अमानत कहीं नहीं मिलती। उसे डर था कि क्या वांग ने जानबूझकर ये सब किया ताकि वो उसे अपनी नजरों में और भी ज्यादा गिरा सके। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने कांपती हाथों से दरवाजा खोला तो जरूर, पर सामने खड़ी इंसान को देखकर उसकी जान में जान आई। वो और कोई नहीं, उसका मंगेतर फैन था। दूसरी तरफ वांग का आदमी उसे बताता है कि उस डॉक्टर और बाकी पैसेंजर्स को दवाई दे दी गई है, सबकी तबीयत में अब काफी सुधार है। तभी वांग को दूसरी तरफ से अपने बड़े भाई की शिप आती नजर आती है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं। वांग का बड़ा भाई, जो बस नाम से ही भाई था, उसे धमकी देता है शिप के सारे लोगों को आजाद करने को, खासकर सुमी को जो उनके बेटे की मंगेतर है। जब वांग ने उस ड्रग डीलर की बात छेड़ी तो वो बोले, अब बड़े बड़े शहरों में तो ये छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, इसमें इतना क्या सोचना। वैसे भी वो खुद कौन सा दूध का धुला है, आखिरकार वो एक माफिया है, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं। पर माना कि वो माफिया है, पर उसे माफिया बनने में किस्मत ने मजबूर किया था और कोई उसके रहते उसके शहर के मासूम लोगों तक नशे की दवा पहुँचाए, ये उसे मंजूर नहीं। तभी समंदर के नीचे एक विस्फोट होता है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मौका देखकर वांग के बड़े भाई मिस्टर लू भी क्रूज से उतर गए और वांग को खबर मिली कि अंदर से सारे लोग जिन्हें उन्होंने बंद करके रखा था वो सब गायब है, यहाँ तक कि सुमी भी। पर उन्हें एक कोने से ये खून से लथपथ शर्ट बरामद हुई है। वांग को शक था कि ये जरूर उस ड्रग डीलर चामा की है। उसने फौरन उस शर्ट को फॉरेंसिक में डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजने का ऑर्डर दिया। दूसरी तरफ सोमी अपने मंगेतर के साथ कार में थी। कार रुकी तो उसने पूछा, तुम मुझे तुम्हारे घर क्यों लेकर आए हो और मेरे डैड और दीदी कहाँ है? फैन ने बताया कि उसके डैड को चोट लग गई थी, इसलिए उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और दीदी से भी वो जल्द ही उसे मिलाने ले चलेगा। फिलहाल उसका उनके घर ही रहना सही रहेगा। वैसे भी उन दोनों की शादी होने वाली है तो इसी बहाने सुमी और फैन की माँ एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगी। पर अंदर कदम रखते ही सुमी को एहसास हो जाता है कि वो वहाँ वेलकम नहीं है। फैन की माँ उसे सुमी के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने के बहाने बाहर भेज देती है और फिर अपना असली चेहरा दिखाती है। मैं नहीं जानती कि तुमने मेरे बेटे पर क्या काला जादू किया है, पर जब तक मुझे तसल्ली न हो जाती तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती। सुमी ने पूछा, जी आंटी जी, बताइए मुझे क्या करना होगा। आगे फैन की माँ ने जो बात कही उसकी तो सुमी ने सपनों में उम्मीद ही नहीं की थी। उनकी फैमिली डॉक्टर को बुलाया जाता है। माँ कहती है, ये तुम्हारी जांच करेंगी, देखेंगी कि तुम प्योर हो या नहीं और उसके बाद ही तुम दोनों की शादी होगी।
सुमी बिना कुछ कहे डॉक्टर के साथ अंदर चली तो गई, पर शर्म से अपनी नजरें तक उठाने की हिम्मत ना थी। हालांकि वो प्योर थी, पर डॉक्टर ने जैसे ही उसकी जांच शुरू की आंखें फटी की फटी रह गई। दूसरी तरफ वांग अपने आदमियों के साथ लू मैंशन पहुंच जाता है। उसे अभी ही पता चला था कि जिस चामा को वो ढूंढ रहे हैं उसका असली नाम मिस्टर शैन है, और वो और कोई नहीं बल्कि सुमी के डैड है। और सुमी इस वक्त उसके भतीजे के साथ लू मैंशन में है। फैन उसे देख पूछता है, अरे अंकल आप यहाँ कैसे, और वो भी इतने सालों के बाद। वांग की तीखी नजर यूं थी मानो उसे जिंदा ही गाड़ दे। ना जाने क्यों आज पहली बार अपने भतीजे से उसे इतनी नफरत हो रही थी। वो पूछता है, अब क्या मुझे तुमसे इजाजत मांगनी होगी यहाँ आने की? फैन हड़बड़ा जाता है, नहीं तो अंकल मैंने ऐसा कब कहा। तभी सुमी बाहर आई और वांग पर नजर पड़ते ही उसकी सांसें अटक गई। ये यहाँ क्या कर रहा है? वांग मैंशन के अंदर आता है। उसके आदमी आकर इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें चामा और सुमी कहीं नहीं मिली। उन्होंने हर कमरे की तलाशी ले ली है। फैन ने पूछा, आप किसे ढूंढ रहे हैं अंकल, जरा बताइए तो। वांग ने तब सीधे फैन से आकर पूछ ही लिया, चामा किधर है और तुम्हारी मंगेतर वो कहाँ है? फैन कहता है, मैं किसी चामा नाम के शख्स को नहीं जानता। तब वांग गुस्से में उसका गर्दन पकड़ लेता है, धमकी देता है कि अगर उसने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। साइड से फैन की माँ चिल्लाती है, तुम्हें होश भी है? तुम क्या कर रहे हो वांग? वो भतीजा है तुम्हारा। वांग इस बात पर हंस देता है, भतीजा? कौन सा भतीजा, जब तुम और मेरे प्यारे बड़े भैया ने कभी मुझे भाई माना ही नहीं। तभी सुमी जो चुप चुप कर ये सब देख रही थी, डॉक्टर के मेडिकल बॉक्स से एक इंजेक्शन उठाती है और अपने मंगेतर को बचाने खुद शैतान के सामने आ खड़ी होती है। छोड़ दो मेरे फैन को वरना। वांग एक पल के लिए थम सा जाता है, पर उस इंजेक्शन की नुकीली सुई के डर से नहीं बल्कि सुमी को देखकर। उसकी दिल की धड़कनें बता रही थी कि उसने अपनी इस जंगली बिल्ली को कितना मिस किया। सुमी फैन से पूछती है, तुम ठीक तो हो? सुमी की आंखों में फैन के लिए फिक्र देख वांग के सर पर खून सवार हो जाता है। वो सुमी को अपनी बाहों में कैद कर लेता है। उसकी आवाज डेंजरस हो जाती है, तुम्हारा भी जवाब नहीं बेबी गर्ल। कल रात मैंने तुम्हारी मदद की, एक तो तुम बिना थैंक यू बोले गायब हो गई और मेरे ही आंखों के सामने किसी गैर मर्द का हाल पूछ रही हो। फैन तब सुमी को छुड़ाने आगे बढ़ा तो वांग उसे एक चमाट लगा देता है। फैन चिल्लाया, अंकल वो मेरी मंगेतर है, छोड़िए उसे, मेरी उससे शादी होने वाली है। वांग ने कहा, शादी होने वाली है, हुई तो नहीं है ना? और अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी ये प्यारी मंगेतर कल रात मेरे बिस्तर पे थी, मुझसे मदद की भीख मांग रही थी, तो क्या तब भी तुम उससे शादी करना चाहोगे? सुमी चिल्लाई, अपनी बकवास बंद करो। वांग पूछता है, मैं बकवास कर रहा हूँ? बेबी गर्ल, मैंने तुम्हारी अमानत को अभी भी बहुत संभाल कर अपने पास रखा है, कहो तो सबको दिखा दूं। वो अपने पॉकेट से उसे निकालने लगा तो सुमी शर्म से उसका हाथ पकड़ लेती है, पर जिस बात का डर था वही हुआ। डॉक्टर फैन की माँ को वो राज की बात बता देती है जो वो लोगों से छुपाना चाहती थी, ये भी कि जांच ठीक से नहीं हो पाई क्योंकि उनके पास मशीनों की कमी थी। गहरी जांच के लिए उसे अस्पताल ले जाना होगा। सुमी फौरन अस्पताल जाने के लिए मान जाती है। वो साबित करना चाहती थी कि वो बेकसूर है, प्योर है। उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि वो सोच रहे हैं। फैन कहता है, तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है सुमी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब श्योर अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ भी होगा तो जरूर तुम्हें उसके लिए मजबूर किया गया होगा। पर फैन की माँ अब तो उन दोनों के रिश्ते के सरासर खिलाफ हो जाती हैं। वो चिल्लाई, तेरी अकल क्या घास खाने गई है? तू अब भी इस गंदी लड़की से शादी करना चाहता है? मेरे जिंदा रहते तो ये हरगिज नहीं होगा। वांग कहता है, भाई वाह, मैं आया तो था एक ड्रग डीलर को ढूंढने, किसे पता था कि फ्री में रोमांटिक ड्रामा के साथ साथ फैमिली का इमोशनल ड्रामा भी देखने को मिल जाएगा। पर वो क्या है ना, इन ड्रामाज में मुझे खास दिलचस्पी नहीं है। वो अपने गुंडों को उन सब का मुंह बंद करने का हुक्म देता है। माँ चिल्लाती है, तुम्हें जो करना है करो, पर मेरे बेटे को छोड़ दो। वांग कहता है, ठीक है तो फिर आज से तुम्हारे घर की होने वाली बहू मेरी हुई। उप्स, आप तो उसे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते हैं, है ना? वो सुमी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है।
वांग सुमी को अपने विला में ले आया, पर कमरे में दाखिल होते ही वांग की नजरें जब सुमी पर पड़ी वो शॉक्ड हो गया। सुमी एक बेहद बोल्ड नाइट गाउन में थी। वांग ने पूछा, ये क्या तमाशा है? सुमी कांपते हुए उसके आदमी की तरफ इशारा करती है तो वांग अपने आदमी को ऐसी नजरों से घूरने लगा कि वो बेचारा डर के मारे सिर्फ एक मोमबत्ती जलाकर वहाँ से भाग निकलता है। वांग फिर सुमी से कहता है, अगर तुम्हारा मन नहीं था तो ये कपड़े पहने क्यों? मेरे साथ गेम्स खेलना बंद करो बेबी गर्ल। वो उसके करीब आने लगा तो सुमी चीख उठती है, खबरदार अगर मेरे पास आए तो। वांग मुस्कुराया, क्यों? क्या तुमने ये कपड़े मुझे रिझाने के लिए नहीं पहने हैं? तभी वांग को अचानक एक अजीब सी तड़प महसूस होने लगी। उसके शरीर का तापमान बढ़ने लगा था। उसकी नजर उस मोमबत्ती पर गई। वो समझ गया कि ये कोई मामूली मोमबत्ती नहीं है, इसमें नशे की दवा मिलाई गई है। सुमी उसे धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वांग उसे जाने से रोकता है। पहली बार किसी के सामने कमजोर पड़ता है। वो रिक्वेस्ट करता है, सुमी प्लीज मेरी मदद करो, मैं खुद पर काबू खो रहा हूँ। जैसे ही वो उसे किस करने के लिए झुकता है, सुमी नफरत से अपना मुंह फेर लेती है। मिस्टर वांग, मैं किसी और की अमानत हूँ। वांग रुक जाता है, क्या मतलब? मैं आपके भतीजे की मंगेतर हूँ मिस्टर वांग। उस रिश्ते से आप मेरे अंकल लगते हैं। वांग का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुम उस डरपोक फैन की बात कर रही हो जो अपनी माँ के सामने तुम्हारी तरफदारी तक नहीं कर सका। मैं उसकी आंखों के सामने से तुम्हें उठा लाया और उसने जुबान तक नहीं खोली। सुमी के पास इस कड़वे सच का कोई जवाब नहीं था। वो अपने होठों को अपने ही दांतों के नीचे दबाने लगी तो वांग की नजरें उसके कांपते हुए होठों पर टिक जाती है। वो फौरन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सुमी को ऐसा करने से रोकता है। उसकी आवाज में एक डरावनी खामोशी थी। वो सुमी के चेहरे के और भी करीब आया, इतना करीब कि सुमी को उसकी गर्म सांसें महसूस होने लगी। अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो अंजाम के लिए भी तैयार रहना। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो बेबी गर्ल, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। वो फिर कुर्सी जमाकर सुमी के बिल्कुल सामने एक शहंशाह की तरह बैठ जाता है। अपना हाथ आगे बढ़ाकर उंगली से इशारा करते हुए हुक्म देता है, मेरे पास आओ। सुमी कांप रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और अपना सर हिलाकर मना कर दिया। उसका पीछे हटना वांग के गुस्से को और हवा दे गया। उसकी आवाज अब और भी भारी हो गई थी। वो उसे वही रात याद दिलाता है, भूल गई सुमी, उस रात मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारी जान बचाई थी। अब एहसान उतारने की बारी तुम्हारी है, क्योंकि वांग कभी अपना उधार बाकी नहीं रखता। उस वक्त वांग की आंखों में इशारा साफ था और सुमी बेबस थी। थोड़ी देर बाद सुमी वॉशरूम में पागलों की तरह रगड़ रगड़ कर अपने हाथ धो रही थी, मानो वो अपनी चमड़ी ही उधेड़ देना चाहती हो। तभी वांग उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। बस भी करो सुमी, हाथ धोने से जो हो चुका है उसे मिटा तो नहीं सकती। सुमी नफरत से पलटती है। उसकी आंखें अंगारे जैसे थी। तुम में एक नंबर के बेशरम इंसान हो। वांग मुस्कुराता है, बेशरम तो मैं हूँ। वैसे आज के बाद हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया है ना? इससे पहले कि सुमी और कुछ कहती, वांग ने उसकी बोलती ही बंद कर दी। लेकिन सुमी ने पूरी ताकत लगाई और वांग के होठों पर जोर से काट लिया। से इतनी नफरत करती हो? सुमी चीख उठी, हाँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे तुमसे घिन आती है वांग। तुम्हें दरिंदे हो, दरिंदे। वांग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। नफरत करो या प्यार, अब रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। इसलिए अच्छा होगा कि उस फैन से अपने सारे रिश्ते तोड़ दो। सुमी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन ना तो तुमसे कभी प्यार करूंगी और ना ही फैन का साथ छोड़ूंगी। वांग की हंसी अब और भी डरावनी हो गई थी। ठीक है, शायद तुम्हें अभी तक मेरे खौफ का अंदाजा नहीं हुआ है, लेकिन अब होगा। अब मैं फैन को ही मजबूर कर दूंगा कि वो खुद गिड़गिड़ाते हुए तुमसे अपने रिश्ता तोड़ दे। देखूंगा तब तुम किसके पास जाओगी। इतना कहकर वांग वहाँ से तूफान की तरह निकल जाता है। वो सीधा उस कमरे में आया जहाँ उसके आदमियों ने फैन को रखा था। फैन ने उसे देखते ही पूछा, अंकल मेरी सुमी कहाँ है? आपने उसे कुछ किया तो नहीं ना? वांग हंसता है, तुम्हारी सुमी? और तुम्हें इस हाल में सुमी की नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए। उसने आगे पूछा कि सुमी के डैड कहाँ है? वो बताता है कि जिस ड्रग डीलर चामा को वो ढूंढ रहा है वो सुमी के डैड है। इस बात से फैन को बहुत बड़ा झटका लगता है। ना तो उसे इस बात की कोई खबर थी और वो दावा करता है कि अगर ये सच भी हुआ तो सुमी इन सब में बेकसूर है, वो कुछ नहीं जानती। वांग का आदमी पास से कहता है, बॉस मुझे लगता है ये सच बोल रहा है। पर वांग को अब भी शक था, इसलिए वो एक खतरनाक चाल बचाता है, सुमी और फैन को रंगे हाथों पकड़ने का। दूसरी तरफ सुमी को जैसे ही इस बात की भनक हुई कि फैन इस विला में कैद है, वो छुपते छुपाते उससे मिलने पहुंची। फैन अपनी फिक्र छोड़ सुमी से पूछता है, तुम ठीक तो हो? मेरे अंकल ने तुम्हारे
हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? सूमी कहती है, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है फैन, हमें किसी के आने से पहले यहाँ से निकलना होगा। पर फैन उसे बताता है कि उसके अंकल ने जानबूझकर उन दोनों को यहाँ कैद करके रखा है क्योंकि वो उसके डैड को पकड़ना चाहते हैं। उन्हें शक है कि मिस्टर शैन एक ड्रग डीलर है। सूमी को इस बात से बहुत बड़ा धक्का लगता है, पर उसे यकीन था कि उसके डैड कोई गलत काम कर ही नहीं सकते जरूर ये वांग की ही कोई चाल होगी, उसकी बेकसूर डैड को फंसाने की। आखिर उनसे और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। तभी पीछे से भारी आवाज गूंजती है, तुम दोनों के रोमांटिक मोमेंट को खराब करने के लिए माफी मांगता हूँ, पर वो क्या है ना, अपनी इतनी तारीफ होता सुन मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसने सूमी को अपनी ओर खींचा तो फैन गुस्से में चिल्ला उठा, मेरी सूमी से दूर रहो। ये बात वांग को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, खासकर जब सूमी उसे खुद से दूर कर देती है। वांग कहता है, लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सूमी पूछती है, तो क्या करेंगे आप? मार डालेंगे मुझे? तो मार दीजिए, वैसे भी तुम जैसे हैवान से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। मेरे डैड को भी जरूर तुम लोग जानबूझकर फंसा रहे हो, है ना? वांग कहता है, तुम्हारे डैड कोई दूध के धुले नहीं है सूमी, हजारों मासूमों के खून से उनके हाथ रंगे हैं। सूमी ने पूछा, क्या आपके पास कोई सबूत है? नहीं ना, वांग ने कहा, तो तुम मुझे उनकी बेगुनाही का सबूत ला कर दो, तो क्या पता शायद मैं उन्हें छोड़ दूं। पर जब तक तुम ऐसा नहीं कर पाती, मेरे कमरे से, इस विला से निकलने के बारे में सोचना भी मत। सूमी कहती है, वरना क्या मार डालोगे मुझे? तुम मार डालो ना, तुम जैसे हैवान के साथ रहने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। वांग का खून ये सुनकर खौल जाता है। वो फैन की चीखों को अनसुना कर सूमी को घसीटते हुए बाहर ले आया, उसे दीवार से सटाकर पूछता है, मुझे छूने के बाद तो तुम बार बार अपने हाथ धो रही थी, अंदर जो तुम उसे छू रही थी उसका क्या तुम्हें तब घिन नहीं आई? सूमी उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है, क्यों आएगी? घिन अनजान लोगों से आती है, अपने प्यार से नहीं। वैसे भी हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और हमारे बीच इससे कई ज्यादा हो चुका है। वांग डेंजरस आवाज में कहता है, मुझे प्रवोक कर रही हो सूमी, मैंने कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो। एंड डोंट वरी बेबी गर्ल, अब धीरे धीरे तुम्हारे दिल, दिमाग और जिस्म से उसकी हर याद मिटा दूंगा। वो गुस्से में उसे किस करने आगे बढ़ा तो सूमी एक नुकीली चीज उसकी आंखों के सामने लाती है, पर ये दूसरी बार था कि उसकी आंखों से वो पुराना डर गायब था। उसके बदले में उसकी आंखों में एक अलग ही आग जल रही थी, गुस्से, जलन और पागलपन की आग। वो सूमी को जबरदस्ती किस करने लगा। सूमी रोती रही, अंदर फैन चिल्लाता रहा, पर वांग सब कुछ अनसुना कर देता है। सूमी तब हार मानकर खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, पर वांग उसका हाथ थाम लेता है। भला वो उस इंसान को दर्द में कैसे देख सकता था जिसे वो पसंद करने लगा था। वहां मौजूद डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए। जब वांग पहले नुकीली चीजों को देखकर आंखें मूंद लेता था, उसने आज बिना डरे उस खतरे का सामना कैसे किया। डॉक्टर धीरे से कहता है, मिस्टर वांग, लगता है ये लड़की ही आपकी बीमारी की दवा है। इसके पास होने से आपका सालों पुराना डर खत्म हो रहा है। डॉक्टर के जाते ही वांग का आदमी उससे सवाल करता है, बॉस, क्या आप सच में उस लड़की के प्यार में तो नहीं पड़ गए? क्या आप भूल गए कि उसके डैड की वजह से हमारे ब्रदर की जान गई है? वांग गुस्से में कहता है, तुम मुझे क्वेश्चन कर रहे हो? इतनी हिम्मत कब से बढ़ गई तुम्हारी? और माना कि उसके डैड हमारे ब्रदर का कातिल है, पर इसमें उस मासूम लड़की का तो कोई दोष नहीं, इसलिए उसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। दूसरी तरफ सूमी के कदमों पर बाहर खिड़की से एक चिट्ठी आ गिरती है। उसे देखते ही वो समझ गई थी कि ये उसके डैड ने भेजा है, और फिर वो फैन को छुड़ाकर भागने ही वाली थी कि तभी वहाँ वांग अपने शिकारी मुस्कान के साथ आ धमकता है। वांग को देखते ही सूमी चीख उठती है, डैड प्लीज यहाँ से भाग जाइए, ये हैवान आपको नहीं छोड़ेगा। तभी वहाँ एंट्री होती है वांग के ब्रदर यानी मिस्टर लू की। वो फैन की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। फैन, मैं चंद दिनों के लिए क्या बाहर गया, तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली, चलो मेरे साथ। पर भला वांग उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने देता। वो कहता है, बड़े भैया, आप आए तो अपनी मर्जी से हो, पर क्या आपको लगता है कि आप मेरे हाथ से मेरा शिकार इतनी आसानी से छीन ले जाएंगे? मिस्टर लू के आदमी वांग पर गन तान देते हैं, लेकिन वांग के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। वो बस एक इशारा करता है और अचानक पूरे इलाके में लाल लेजर लाइट्स नजर आने लगती हैं। वांग के स्नाइपर्स ने मिस्टर लू और उनके हर एक आदमी के सिर पर निशाना साध लिया था। मिस्टर लू खौफ से सफेद पड़ जाते हैं। वो फौरन अपनी बात बदल लेते हैं, वांग, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, मैं तो बस इन बच्चों के लिए आया हूँ। इनके बदले में तुम्हें 2 आइलैंड देने को तैयार हूँ, बस इन्हें छोड़ दो। वांग की आंखों में एक शैतानी चमक आ जाती है। 2 आइलैंड? सौदा बुरा नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक इंसान को ले जाने की इजाजत दूंगा।
अब आप ही तय करो कि आपको अपना खून यानी फैन चाहिए या ये लड़की। फैन पागलों की तरह चिल्लाया, नहीं, मैं सुमी के बिना कहीं नहीं जाऊंगा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन उसके अंकल ने उसे एक जोरदार झटका दिया, चुप रहो, पहले खुद को बचाना सीखो, फिर जिसे चाहते हो उसे प्रोटेक्ट करना। फैन रोता है, चिल्लाता रहा, सुमी मैं वापस आऊंगा, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो सुमी को उस दरिंदे के पास अकेला छोड़कर जा रहा था। वांग सुमी को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। उसकी आवाज सुमी के कानों में खंजर की तरह चुभती है। मैंने कहा था ना सुमी, अगर तुम इससे पहले ही ब्रेकअप कर लेती तो शायद तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। और फिर फैन की आंखों के सामने वांग सुमी को फोर्सफुली किस करने लगता है। वो सुमी के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उसकी नजरें सीधे फैन पर टिकी थी। वो फैन को दिखाना चाहता था कि जिस लड़की पर वो हक जता रहा था अब वो सिर्फ वांग की है। फैन ये मंजर देख नहीं पा रहा था, उसकी रूह छटपटा रही थी। आखिर में हार मानकर अपनी जान बचाने के लिए फैन चीख उठा, ठीक है, मैं सुमी के साथ ब्रेकअप करता हूँ, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, बस उसे छोड़ दो। वांग सुमी के चेहरे को अपनी उंगलियों से सहलाता है, सुना तुमने बेबी गर्ल, तुम्हारा वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड तुम्हें नहीं चाहता, उसने आयरलैंड और अपनी जान के लिए तुम्हें बेच दिया। सुमी की आंखों में अंधेरा छा जाता है। वांग ने उसे अपनी बाहों में उठाया और वहां से अपने विला की तरफ ले गया। पीछे रह गया फैन। उसकी डैड उसके दिमाग में जहर घोल रहे थे। फैन, याद रखना, जिसके पास पावर होती है वो कभी बेबस महसूस नहीं करता। अगर उसे पाना चाहते हो तो पहले पावर हासिल करो। मिस्टर लू फिर एक खुफिया जगह पर फैन को लेकर आते हैं, असली चामा से मिलाने को, जो और कोई नहीं बल्कि सुमी के जीजा जी यानी लीना का होने वाला हस्बैंड था। फैन डैड से पूछता है, अगर ये चामा है तो अंकल को सुमी के डैड पर शक क्यों है? अब खुलता है बड़ा राज। असल में उस दिन शिप पर जब सुमी के डैड अपने दामाद से मिले थे, उन्होंने देख लिया था कि उसका बहुत खून बह रहा है। तब गोंग ने बड़ी चालाकी से खुद को बचाने के लिए अपने ही ससुर को गोली मार दी थी और उनके खून से लथपथ शर्ट को भी शिप के एक कोने में फेंक दी थी, ताकि वांग और उसके आदमियों को लगे कि ड्रग डीलर वो नहीं मिस्टर शैन है। फैन ने पूछा, तो अब सुमी का क्या होगा? वो तो अब भी वांग के कब्जे में है। ये सुनकर मिस्टर शैन का खून खौल उठा। वो फैन को बंदी बना लेते हैं। उनके लिए अपनी जान से भी बढ़कर अपनी बेटी की जान बचाना मायने रखता था। वो उन लोगों को चकमा देकर अपनी बेटी को बचाने वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ मेड आकर वांग को बताती है कि सुमी ने सुबह से एक निवाला तक नहीं लिया। वांग तब खुद खाने की ट्रे उठाकर उसके पास जाता है, कहता है, सोने का नाटक बंद करो सुमी, मुझे पता है कि तुम जाग रही हो। वो झटके से उसका ब्लैंकेट हटा देता है और तभी सुमी बिजली की फुर्ती से एक चाकू निकालकर उसे डराने की कोशिश करती है, पर वांग बिना डरे खड़ा रहता है और बड़ी आसानी से उसके हाथ से चाकू छीन लेता है। सोमी कंफ्यूज्ड हो जाती है, ये क्या था? तुम्हें अब इस चाकू से डर नहीं लग रहा? वांग एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें सच में लगा कि मैं डर जाऊंगा? सोमी बेड पर बैठ जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांग जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, सुमी झटके से पीछे हट गई। वांग उसके बगल में जा बैठा। अब रो क्यों रही हो? इसलिए कि उस बुज़दिल फैल ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया? सुमी गिड़गिड़ाती है, प्लीज मिस्टर वांग, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बदले मुझे 2-2 आइलैंड मिले हैं। और वैसे भी अगर मैं छोटी मछली को छोड़ दूंगा तो बड़ी, छोटी मछली को छोड़ दूंगा तो बड़ी मछली को कैसे पकड़ूंगा? सुमी गुस्से में पागल होकर उसे तकिए से मारने लगती है। तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम मेरे डैड को पकड़ना चाहते हो ना? वांग चिल्लाया, अपनी आंखें खोलो सुमी, देखो कि तुम्हारे डैड की वजह से कितने बेकसूर लोगों की मौत हुई है। वो एक ड्रग डीलर है, एक क्रिमिनल है वो। सुमी चिल्लाती है, झूठ, मेरे डैड एक तितली तक नहीं मार सकते, वो इतने मासूम लोगों की जान कैसे ले सकते हैं? तभी वांग का असिस्टेंट आता है, बॉस, घर के बाहर कुछ हलचल हुई है। वांग सुमी को अपने साथ बाहर ले आया, जहाँ का मंजर देख सुमी की रूह कांप जाती है। वहाँ एक आदमी को मास्क पहनाकर बुरी तरह पीटा जा रहा था। सुमी ने देखा कि उस आदमी के शरीर पर ठीक वैसे ही चोट है जिसका जिक्र फैन ने किया था। वो पागलों की तरह चीखने लगी, डैड प्लीज इन्हें मत मारो, ये मर जाएंगे। वांग के सामने अपने घुटने टेक देती है, मेरे डैड पहले से ही जख्मी है, प्लीज वांग, अगर तुम उन्हें इतना मारोगे तो वो मर जाएंगे, भगवान के लिए उन्हें छोड़ दो। वांग झुककर उसकी आंखों में देखता है, मदद चाहती हो और ये तक नहीं जानती कि मदद किस तरह मांगी जाती है। सुमी टूट चुकी थी। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे डैड की जान बख्श दीजिए। वांग ने पूछा, कुछ भी? उसका मतलब साफ था। सुमी कहती है, हाँ कुछ भी।
वांग सुमी को अपनी बाहों में उठाता है और सीधा बेडरूम ले जाता है। सुमी बिना वक्त गवाए खुद ही उसकी शर्ट उतारने लगती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वांग अचानक रुक जाता है। वो सुमी के आंसू देख गुस्से में पूछता है, मैंने तुम्हें फोर्स किया था क्या? फिर तुम रो क्यों रही हो? सुमी रोते हुए माफी मांगने लगी तो वांग का गुस्सा और भी बढ़ गया। जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी तब भी रो रही थी, आज मेरे साथ हो तब भी रो रही हो, हमेशा रोती ही क्यों रहती हो? वांग को वो सुमी याद आती है जो कभी हंसते खिलखिलाती थी। उसे सुमी का ये रोता हुआ चेहरा बर्दाश्त नहीं हुआ। कहता है, ऐसा लगता है कि तुम अपने डैड की जान बचाना ही नहीं चाहती। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बाहर वांग के आदमी किसी सीक्रेट रूम का जिक्र कर रहे थे और यही बात सुमी भी सुन लेती है और हम देखते हैं कि सीक्रेट रूम में उस नकाबपोश आदमी को नकाब हटा तो पता चला कि वो सुमी के डैड नहीं थे बल्कि एक बहरूपिया था और वांग को इस बात का पहले से ही पता था। वो आदमी झूठ बोलता है कि उसे यहाँ सुमी के डैड ने भेजा है उसे मारने के लिए, पर इससे पहले वो उस पर हमला कर पाता वैंग का आदमी उसे शूट कर देता है। वांग बाहर आया तो देखा सुमी वही बोल्ड नाइट गाउन पहने बाहर खड़ी है। गुस्से में वो चिल्लाया, तुम यहाँ बाहर इन कपड़ों में क्या कर रही हो? पर सुमी की नजर वांग पर नहीं सीक्रेट रूम पर थी, जहाँ उसे लग रहा था कि वांग के आदमी उसके डैड को टॉर्चर कर रहे थे। सुमी रोते हुए वांग से कहती है, मिस्टर वांग प्लीज मेरे डैड को छोड़ दीजिए, अगर वो क्रिमिनल है भी तो उन्हें पुलिस के हवाले कर दीजिए, कानून उन्हें सजा देगा। सुमी बेबसी में वही अपनी ड्रेस उतारने लगती है जो देख वांग का खून खौल उठा है। कोई उसकी सुमी को इस तरह देखे उसे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो उसे अपने जैकेट से कवर करते हुए वार्न करता है, बस बहुत हुआ, आगे फिर कभी तुमने ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसके वहाँ से जाते ही सुमी वांग के आदमी से बस एक बार अपने डैड से मिलने की इजाजत मांगती है, पर वो मना कर देता है और कहता है, मिस सुमी हमारे बॉस उतने बुरे इंसान भी नहीं हैं जितना कि आप उन्हें समझ रही हैं। आप सोच भी नहीं सकती उन्होंने कितने मासूम लोगों की जान बचाई है। कि आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हमारे बॉस आपको पसंद करने लगे हैं? वो आपको कभी चोट नहीं पहुँचाएंगे, पर अगर आप फिर से ऐसे कपड़ों में हमारे सामने आई तो मुझे डर है अगली बार वो हमारी आंखें ना निकाल लें। अगले दिन पहली बार सुमी खुद से पहल करके वांग के लिए सूप लेकर आती है क्योंकि वांग के दोस्त की बातें उसके दिमाग में घर कर चुकी थी। वांग कहता है, ये गन और ये तस्वीर देख रही हो, ये मेरे उस दोस्त की है जिसे तुम्हारे डैड ने मार डाला। उसकी बीवी माँ बनने वाली है। वो खुद अपने हाथों से ये खिलौना उसके लिए बना रहा था, पर आज उसे बुरा करने के लिए वो यहाँ नहीं है। सुमी को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्या सच में मेरे डैड एक क्रिमिनल है? वो कहती है, सूप ठंडा होने से पहले पी लेना, और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुमी वांग और उसके दोस्तों के सामने आई। मिस्टर वांग, मेरे डैड क्रिमिनल नहीं है, जब तक एविडेंस ना मिल जाए उन्हें कुछ मत करना। मुझे नहीं पता आपके भाई के साथ क्या हुआ, पर मैंने ये उसके बेटे के लिए बनाया है। सुमी ने अपने हाथों से एक लकड़ी की बंदूक निकाली, वो खिलौना उसने उस बच्चे के लिए बनाया था। वांग का दोस्त गुस्से में वो खिलौना नीचे फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन वांग उस खिलौने को उठाकर कहता है, वैसे इसकी अब और जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसकी बीवी को बेटी हुई है। सुमी कहती है, मुझे पता है, मुझे सिर्फ आपको प्लीज करना है ताकि मेरे डैड बच सके। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। वांग की निगाहें उस पर गड़ जाती है और वो पूछता है, और मैं क्या चाहता हूँ तुम जानती हो? सुमी उसके करीब आकर उसे प्यार से किस करती है तो वो एक पल के लिए सांस लेना भूल जाता है। वांग ने उसे फिर अपनी बाहों में उठाया, कहा, इस बार तुमने मुझे प्रवोक किया है और मैंने वार्न किया था कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। अगली सुबह जब सुमी की आँख खुलती है तो उसे कल रात का मंजर याद आता है। वो याद करती है कि जब उसने वहाँ की शर्ट के बटन खोले थे तो उसके पूरे जिस्म पर जख्मों के निशान थे। सुमी ने डरते हुए पूछा था तो वांग ने मुस्कुराकर कहा था, ये सब मेरी जीत के निशान है। सुमी ने उन जख्मों को अपनी नफरत से नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत से अपनाया था। थोड़ी देर बाद जब वांग कमरे में दाखिल होता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुमी फिर से गायब थी। वो गुस्से में चिल्लाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबह होते ही दूसरी तरफ सुमी अपने डैड के साथ भाग रही थी। वो पूछती है, डैड आप उस कैद से बचे कैसे? डैड कहते हैं, बेटा वो जो वहाँ था वो कोई बहरूपिया था। तभी अचानक डैड के कंधे में दर्द उठने लगता है। सुमी पूछती है, डैड क्या आप ही वो चामा है, वो ड्रग डीलर? डैड कहते हैं,
नहीं सुमी, मैं वो नहीं हूँ। मैं बस उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, पर मैं अभी तुम्हें कुछ बता नहीं सकता वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। सुमी चिल्लाती है। तो चलिए डैड और उस वांग को सच बता दीजिए। पर डैड उसे जबरदस्ती एक नई जगह ले जाते हैं। इधर फैन और उसके डैड की वांग को मारने की साजिश भी नाकाम हो चुकी थी। डैड पूछते हैं, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा प्लान फेल नहीं होगा। फैन कहता है, डैड मुझे अच्छे से याद है, सुमी ने बताया था कि अंकल को नुकीली चीजों से फोबिया है, पर शायद वो अब ठीक हो रहे हैं। वांग अब एक इससे भी खतरनाक साजिश को अंजाम देने के फिराक में था, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दूसरी तरफ सुमी के डैड उसे हांगकांग भेजने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि यहाँ रहना उसके लिए खतरों से खाली नहीं था। तभी टीवी पर खबर आती है कि उनके गेस्ट हाउस में आग लग गई है। सुमी पागलों की तरह वहाँ पहुँचती है जहाँ फैन पहले से मौजूद था। फैन कहता है, डोंट वरी सुमी, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सेफ है, पर तुम्हारे साथ तुम्हारे डैड नहीं आए। मुझे खबर मिली कि तुम्हारे डैड तुम्हें बचाने अंकल के मैंशन गए थे। सुमी को अपने डैड की वार्निंग याद आती है, किसी को भी मेरे बारे में कुछ मत बताना, यहाँ तक कि फैन को भी नहीं। सुमी को शक होने लगता है, फैन वहाँ आग कैसे लगी? फैन उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तुम मुझ पर शक कर रही हो सुमी, तुम्हें पता भी है मैंने जान पर खेल कर तुम्हारी मॉम की जान बचाई है। आई एम श्योर ये आग मेरे अंकल वांग नहीं लगाई होगी। पर सुमी को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। सुमी अपनी मॉम से मिलने अंदर गई, लेकिन मॉम फैन को देखकर बुरी तरह कांप रही थी। फैन एक आदर्श दामाद बनने का नाटक करता है और सूप का कटोरा लेकर उन्हें अपने हाथों से खिलाने लगता है। वो कहता है, सासू माँ का ख्याल दामाद नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? तभी वहाँ वांग अपनी गन लेकर एंट्री करता है। वो कहता है, फैन लगता है पिछली कुटाई से तुमने कुछ नहीं सीखा, इस बार सच में अपनी जिंदगी से हाथ ना धो बैठो। फैन हंसता है, अंकल इस बार आप मुझसे कुछ नहीं छीन पाएंगे और ना ही मेरा बाल भी बांका कर पाएंगे। फैन के बॉडीगार्ड्स वांग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फैन सुमी को बड़े प्यार से उसके साथ घर चलने को कहता है, पर तभी मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी से फैन की सच्चाई बताने की हिम्मत करती है कि तभी फैन उसकी माँ को शूट कर देता है। वो तो शुक्र है कि वांग बीच में आ गया और गोली उसकी माँ को नहीं बल्कि पास रखे फ्लावर पॉट को जा लगी। पर सुमी का चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका था। वांग कहता है, तुम इस खेल में अब भी बच्चे हो फैन, इतनी जल्दी तो एक गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता। तभी स्नाइपर का एक लेजर फैन को टारगेट करता है। खुद को बचाने के लिए उसने सुमी की माँ का सहारा लिया, पर जाने से पहले वो वांग का काम तमाम कर देना चाहता था, पर उससे पहले सुमी ही उस पर गोली चला देती है। बाद में वांग बड़े प्यार से सुमी के हाथों पर पट्टी बांध रहा था। तभी डॉक्टर वहां पहुंचा और इतना सारा खून देखकर शॉक्ड हो गया, पर चोट सुमी को नहीं बल्कि वांग को लगी थी। वांग ने सुमी को बचाने के चक्कर में खुद को ही जख्मी कर लिया था और अब वो सुमी को इसलिए पट्टी लगा रहा था क्योंकि उसने पहली बार बंदूक चलाई थी। उसके झटके से जरूर उसके हाथों में दर्द हो रहा होगा। असिस्टेंट सोचता है, लगता है बॉस का दिमाग सुमी के चक्कर में पूरी तरह खराब हो गया है। वांग सुमी की आंखों में आंसू देखकर उसे छेड़ता है, अब रो क्यों रही हो, अभी तो इतनी बहादुरी से गोली चला रही थी। तभी वांग के आदमी सुमी के डैड को वहाँ लेकर आते हैं। सुमी गुस्से में वांग पर चिल्लाती है, तुमने मेरे डैड को अरेस्ट कर लिया? तो फैन सच बोल रहा था, तुमने ही मेरा घर जलाया ताकि मेरे डैड को पकड़ सको, है ना? वांग इस बात से हर्ट हो जाता है। तुम्हें सच में लगता है इन सब के पीछे मैं हूँ सुमी? सुमी की आंखों में अब फिर से वांग के लिए सिर्फ नफरत थी। वांग बिना कोई सफाई दिए वहाँ से चला जाता है। सुमी उसका पीछा करते हुए उसी कमरे में आती है जहाँ उसने अपने डैड को ले जाते हुए देखा था, पर अंदर का नजारा देख उसके तो होश ही उड़ गए। उसके मॉम डैड हंसकर वांग से बातें कर रहे थे और वांग बड़े प्यार से उनके लिए एप्पल छील रहा था। वांग और सोमी के बीच सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। डैड सबको बताते हैं कि असली मास्टरमाइंड फैन और उसके डैड थे, जिन्होंने सोमी के डैड को ड्रग डीलर चामा बनाकर फंसाया था, जबकि असली चामा तो उसका ब्रदर इन लॉ है और लीना अब भी उनके कब्जे में है। वांग को भी इस बात का अंदाजा बहुत पहले हो चुका था और उसने सुमी को अपने साथ रखा था ताकि उसे कोई चोट ना पहुंचे। मॉम भी बताती है, वो आग फैन ने लगाई थी। बेहोश होने से पहले उन्होंने फैन का चेहरा देख लिया था। सुमी की तो बोलती ही बंद हो चुकी थी। वांग सुमी के पास आकर उसे एप्पल देते हुए कहता है, तुम अपने मॉम डैड से बातें करो, मैं चलता हूँ। पर सुमी उसके पीछे दौड़ती है, चिल्लाकर कहती है, थैंक यू वांग, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। वांग नखरे करता है, क्या कहा तुमने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया।
तब सुमी उसके पास आकर फिर एक बार उसे थैंक यू कहती है। वांग ने पूछा, तो क्या तुम अब और मुझसे नफरत नहीं करती? सुमी फाइनली सच कहती है कि उसने कभी वांग से नफरत किया ही नहीं, ना जाने कब वो भी उसे पसंद करने लगी थी। तो क्या अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं? सुमी तब आगे बढ़कर उसे किस करती है तो वांग भी खुद पर काबू खो देता है। सुमी मुस्कुराकर कहती है, हाँ अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। वांग कहता है, बेबी गर्ल मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही असली ड्रग डीलर को पकड़ के वापस आऊंगा तुम्हारे मॉम डैड से तुम्हारा हाथ मांगने। कार में वांग अब भी सुमी के ख्यालों में खोया था। जब उसके दोस्त ने पूछा आगे का क्या प्लान है, वांग बताता है कि उसने सुमी के डैड के साथ मिलकर उन्हें झूठ मूठ का मारने का प्लान बनाया है ताकि असली चामा तक पहुंच सके। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वांग इस बात के लिए राजी नहीं था। वो अपनी बंदूक से सारी गोलियां निकाल देता है और सुमी के डैड से कहता है, ठीक है तो मेरे ट्रिगर दबाते ही आप पानी में कूद जाना ताकि किसी को शक ना हो। यही बात बाहर खड़ा उसका आदमी सुन लेता है। इधर सुमी का दिल घबरा रहा था, मानो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उससे रहा नहीं गया और वो वांग की कार का पीछा करती है। दूसरी तरफ फैन और उसके डैड वांग पर अपनी नजरें गड़ाए थे। जब वांग सुमी के डैड को पनिश करने के लिए उन पर बंदूक तानते हैं, ठीक उसी वक्त सुमी वहां पहुंच जाती है, पर वो बंदूक खाली नहीं थी। ट्रिगर दबाते ही एक गोली सुमी के डैड के सीने पे लगती है और वो शौक से पानी में गिर जाते हैं। सुमी अपने डैड को बचाने के लिए पानी में छलांग लगाती है और उसके पीछे वांग भी कूद पड़ता है और तभी पानी के अंदर विस्फोट होता है। फैन के डैड हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये तो उनके प्लान में नहीं था। वो पूछते हैं, आखिर तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फैन कहता है, अब क्या सब कुछ मुझे आपकी परमिशन लेकर करनी पड़ेगी? आपकी उम्र हो गई है डैड, इसलिए आपको अब रिटायर हो जाना चाहिए। सब कुछ संभालने के लिए मैं हूँ ना। उसके डैड को ही पाकर फैन के हाथ में फिर उसके डैड को ही पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ नदी में कूदने के बाद सुमी अपने डैड को ढूंढते हुए किनारे पर आती है। वहाँ उसे वैंग बेहोश और बुरी तरह जख्मी हालत में मिलता है। जैसे तैसे वो वांग को एक सेफ जगह पर ले आई। वांग को होश आया तो वो उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो सुमी। पर सुमी उसे दूर हो जाती है। वांग, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या प्लान था, पर मैंने अपनी आंखों से तुम्हें मेरे डैड पर गोली चलाते हुए देखा है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो फिर झपट्टा मारकर वांग की गन छीन लेती है। वांग का दिल टूट चुका था। वो भी खुद को सुमी का गुनहगार मान रहा था। वो सुमी को उस पर बंदूक चलाने को कहता है, शायद अपनी जान देकर उसका ये गिल्ट खत्म हो सके। पर सुमी बंदूक से उसकी रिबन खोलने लगती है। कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी सामान तुम्हारे पास रहे, जबकि असल में वो तो उस कपड़े से आग जलाना चाहती थी ताकि वांग को ठंड न लगे। वांग दर्द में हंसने लगा तो सुमी चिढ़कर पूछती है, तुम हंस क्यों रहे हो? वांग उसकी आंखों में डूबते हुए कहता है, तुम भी कमाल हो सुमी, कभी नफरत, कभी प्यार, कभी बेरुखी और कभी इतनी फिक्र। आखिर तुम चाहती क्या हो? तभी अचानक जंगल के सन्नाटे में भेड़ियों के गुर्राने की आवाज आती है। एक खूंखार भेड़िया उनकी तरफ लपकता है। वांग उसे देखकर अचानक फ्रीज हो जाता है। उसे अपना बचपन का वो ट्रॉमा याद आता है जब उसके अपने ही भाई उसे नाजायज औलाद कहकर बुली करते थे और जंगल में भेड़ियों के बीच छोड़ आए थे। जैसे ही भेड़िया वांग पर हमला करने वाला था, सुमी शेरनी की तरह आगे आती है। वो वांग की पॉकेट से गन निकालती है और एक ही शॉट में भेड़िए का काम तमाम कर देती है। बाकी भेड़िए दुम दबा कर भाग जाते हैं। वांग अब भी कांप रहा था। सुमी उसे बचाने के लिए चाकू निकालती है, पर वांग उस धारदार चीज को देखकर फिर से सहम जाता है। सुमी समझ जाती है कि ये डर अब भी उसके दिल में है। वो कहती है, तुम्हें इससे डर लग रहा है ना? लो आज ये डर ही खत्म कर देती हूँ। और वो उस चाकू को आंखें हवाले कर देती है। वांग ये देखकर इतना इमोशनल हो जाता है कि वो सुमी को पागलों की तरह किस करने लगता है। अगली सुबह सुमी वांग के जख्मों पर जड़ी बूटियों का लेप लगा रही थी। वांग प्यार भरी नजरों से उसे ही घूरे जा रहा था। सुमी चिढ़कर कहती है, अगर ऐसे ही घूरते रहोगे तो कल रात की तरह फिर से एक करारा थप्पड़ पड़ेगा। और हम देखते हैं कैसे कल रात किसके बाद सुमी ने वांग को उसकी बदतमीजी के लिए एक जोरदार थप्पड़ मारा था। वो खाने का इंतजाम करने जंगल के अंदर जाती है और तभी सुमी को कुछ दूर पर हलचल महसूस होती है। वो जाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ असली ड्रग डीलर चामा और फैन एक साथ मिलकर ड्रग्स की डील कर रहे थे। सुमी भागकर वांग के पास आती है। वांग, यहाँ रहना सेफ नहीं है, हमें भागना होगा। पर वांग का शरीर बुखार से तप रहा था। उसमें चलने की क्या, बात करने तक की ताकत नहीं थी।
वो उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, पर वांग उसे कहता है, मेरी फिक्र मत करो सुमी, मैंने इतने गलत काम किए हैं, आज नहीं तो कल ये दिन तो मुझे देखना ही था, पर तुम प्लीज यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। इतना कहकर वो बेहोश हो जाता है और तभी फैन के आदमी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर सुमी भला उसे छोड़कर कैसे जाती, उसने मन बना लिया था कि वो वांग का साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन तभी उन्हें बचाने के लिए सुमी के डैड मिस्टर शैन सामने आ जाते हैं। वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं और सुमी अपने डैड को जिंदा देखकर उनसे लिपट जाती है। वो फौरन वैंग का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सुमी को तब सारी सच्चाई का पता चलता है कि उनका प्लान था बस झूठ मूठ की गोली चलाने का, पर वांग के आदमी ने उसे गलत समझा। अपने भाई के मौत का बदला लेने के लिए उसने खाली बंदूक में गोलियां भर दी। पर वो तो शुक्र है कि वांग ने पहले ही एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने को कहा था। सुमी सबको बताती है कि उस आइलैंड पर ही फैन और उसके आदमी ड्रग्स बनाने का काला धंधा कर रहे हैं और उसकी दीदी को भी उन्होंने वही कैद करके रखा है। वांग को होश आया तो सुमी जाकर उसके गले लिपटकर माफी मांगती है। वांग उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं था। वो लोग उस आइलैंड पर हमला करने का प्लान बनाते हैं और बस वांग का मिशन पूरा होता है। ड्रग डीलर्स पकड़े जाते हैं और गोंग उस चामा को अपने हाथों से मारता है जिसने उसके भाई की जान ली थी, पर इसी बीच उसे भी गोली लग चुकी थी। सुमी और उसकी दीदी उसकी जान बचाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह उन्होंने कभी वांग की जान बचाई थी। एक दिन वांग सुमी के पास आता है और छेड़ते हुए कहता है, तुम तो डॉक्टर नहीं हो, फिर भी सबकी मरहम पट्टी करने क्यों पहुंच जाती हो? डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें फिर से कैद कर लूंगा? सुमी मुस्कुराकर कहती है, मुझे नहीं लगता कि अब तुम मुझे लॉक कर पाओगे। वांग उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले आता है, लेकिन अगले दिन जब वांग की आंख खुलती है तो वो हैरान रह जाता है। उसके हाथ पैर बेड से बंधे हुए थे। सुमी उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। वांग हैरान होकर पूछता है, ये क्या मजाक है सुमी? सुमी उसके सीने पर उंगली फेरते हुए कहती है, पहले तुमने मुझे बांधा था ना, अब मेरी बारी है। आज से तुम्हें मैं कंट्रोल करूंगी, मैं तुम्हें किस करूंगी, पर तुम मुझे नहीं कर सकते जब तक मैं ना चाहूँ। वांग खिलखिलाकर हार मान लेता है, मैं तो पहले ही तुम्हारा हो चुका हूँ बेबी गर्ल, अब तुम्हें जो करना है तुम्हें पूरी आजादी है। सुमी उसे प्यार से किस करती है और इसी के साथ इस डार्क एंड पैशनेट लव स्टोरी की एक बहुत खूबसूरत और हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सुमी और वांग की ये अनोखी दास्तां? अगर आपको ये जुनून पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।